इरफान सिद्दीकी साहब मंजे हुए सहाफ़ी कभी हुआ करते थे, लेकिन आजकल वो आला पाए के, बुलंद पाए के सियासतदान बन चुके हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के इंतहाई करीबी हैं। मियां नवाज शरीफ साहब अपने इक़्तिदार का रास्ता हमवार कर रहे हैं और आगे से, सामने से कांटे चुनने वालों में सर फहरिस्त जनाब इरफान सिद्दीकी साहब हैं, क्योंकि इरफान सिद्दीकी साहब को भी इक़्तिदार के तभी मज़े मिल सकेंगे जब मियां नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में होंगे। मियां नवाज शरीफ साहब एक बार फिर वज़ीर आज़म बन जाएंगे, मियां नवाज शरीफ साहब तीसरी बार वज़ीर आज़म बने तो इरफान सिद्दीकी साहब भी आला ओहदे पर बरकरार रहे। उसके बाद से इन्होंने सहाफ़त तकरीबन छोड़ दी, लेकिन कभी कभी कलम लिख लेते हैं। आजकल इनको मियां नवाज शरीफ इक़्तिदार में आते हुए नज़र आ रहे हैं और उसके साथ ही सबसे बड़ी रुकावट जो मुस्लिम लीग नून समझती है, ख़ुसूसी तौर पर जनाब इरफान सिद्दीकी साहब समझते हैं, इमरान खान को समझते हैं कि ये मुस्लिम लीग नून के रास्ते में मियां नवाज शरीफ साहब के एक बार फिर वज़ीर आज़म बनने की राह में रुकावट साबित हो सकते हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ के बारे में जितने भी सर्वे सामने आए हैं वो सबसे टॉप पर है। तो इरफान सिद्दीकी साहब के लिए तहरीक इंसाफ और इमरान खान नाकाबिले कबूल हो चुके हैं, नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं। तो इनकी ख्वाहिश यही है कि मियां नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आएँ तो इमरान खान को उससे पहले जो मियां नवाज शरीफ के इक़्तिदार के रास्ते की रुकावट बन रहे हैं उनको हटा दिया जाए, उनको कुचल कर रख दिया जाए, उनको मिलिया मेट करके रख दिया जाए और किसी किस्म की इस हवाले से वो हजाब महसूस नहीं करते कि इमरान खान को किस तरह से रास्ते से हटाना है, इमरान खान को किस तरह से कुचल के रखना है, किस तरह से इमरान खान की सियासत का ख़ात्मा करना है। इनकी तरफ से कॉलम पे कॉलम लिखे जा रहे हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ लिखे जा रहे हैं। जो बंदा मुफाहमत की बात करता है इरफान सिद्दीकी साहब उसके गले पड़ जाते हैं। तो इरफान सिद्दीकी साहब में इंसानियत के ख़िलाफ़ ऐसा जज्बा कहाँ से आ गया? इरफान सिद्दीकी साहब की ऐसी सफाकाना ज़हनियत कैसे बन गई कि एक शख्स को वो मिलिया मेट करके कुचल के रख देना चाहते हैं और उसका नाम है इमरान खान। जो भी मुफाहमत की बात करता है इरफान सिद्दीकी साहब उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसको घर तक छोड़कर आने की कोशिश करते हैं। आजकल इनके ज़ेर ताब हैं सुहेल वड़ाई साहब, वो मुफाहमत की बात करते हैं। वो कहते हैं हालांकि वो भी मुस्लिम लीग नून के कोई मुखालफ नहीं है, मुस्लिम लीग नून के लिए उनके दिल में हमेशा से नरम गोशा रहा है। तहरीक इंसाफ के हवाले से उनकी तरफ से कभी भी हमायत की बात नहीं की गई। अगर वो बात करते हैं तो उसूलों की बात करते हैं। उसूलों की बात जब भी कोई बंदा करता है तो फिर सियासत में मुफाहमत की भी उसको बात करनी पड़ती है। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, उसका जवाब इरफान सिद्दीकी साहब की तरफ से दिया गया था। बल्कि इरफान सिद्दीकी साहब ने आर्टिकल लिखा था कि किसी किस्म का भी मुफाहमत नहीं होनी चाहिए, मिट्टी पाव पुलिसी किसी तौर भी बुरुए अमल नहीं आनी चाहिए। इस पर सुहेल वड़ाई साहब की तरफ से कलम लिखा गया, उसका इरफान सिद्दीकी साहब जवाब दे रहे थे। एक दूसरे को ये जवाब दे रहे हैं। इरफान सिद्दीकी साहब मुफाहमत की तरफ आने के लिए तैयार ही नहीं है। आखिरी कलम जो सुहेल वड़ाई साहब की तरफ से अब तक लिखा गया उसका उन्वान था देर आयद गलत आयद। उसमें इरफान सिद्दीकी साहब ने जो कि सवालात उठाए थे या जो बातें की थी उनका उन्होंने जवाब दिया था। और इरफान सिद्दीकी साहब के बारे में उन्होंने कहा था कि जनाब ज़रा भी अपनी अदाओं पर गौर कीजिए। कल आप क्या थे, आज आप क्या हैं, कल आपका क्या मौक़िफ़ था, आज उसके बिल्कुल ही आप मुतज़ाद बात कर रहे हैं। ऐसी बातें उनकी तरफ से की गई। इरफान सिद्दीकी साहब ने उनको अगले रोज़ अपने शाया होने वाले कॉलम में फिर रगीदा है, फिर घसीटा है। इरफान सिद्दीकी साहब चाहते हैं कि 9 मई को लेकर इमरान खान और उनकी पार्टी पर ऐसा कुछ किया जाए कि इनका नाम भी बाकी न रहे। जब सुहेल वड़ाई साहब की तरफ से ये कहा गया कि मियां नवाज शरीफ साहब को मुफाहमत के लिए हाथ आगे बढ़ाना चाहिए, उनको चाहिए कि वो इमरान खान के हवाले से ज़रा इंतकामी कार्रवाइयों से पीछे हटें। इस पर इरफान सिद्दीकी साहब की तरफ से कहा गया कि सुहेल वड़ाई साहब आप नवाज शरीफ को ना कहें, नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में नहीं हैं, आप कलीद बरदारों से बात करें, चाबी जिनके हाथ में है उनसे बात करें। उनका मतलब यह है कि आप फ़ौज के साथ बात करें। तो सुहेल वड़ाई साहब की तरफ से इसका जवाब ये दिया गया कि इरफान सिद्दीकी साहब आइन में रहते हुए आप किस तरह से उनके साथ बात कर सकते हैं, या उनकी तरफ किसी को इशारा करके कह सकते हैं कि उनके साथ जाकर बात करें। साथ सुहेल वड़ाई की तरफ से ये भी कहा गया कि चूँकि मियां नवाज शरीफ साहब एक बाकायदा मुफाहमत करके आए हैं या डील करके आए हैं, तो उस डील के तहत मियां नवाज शरीफ साहब ने जो अपने लिए किया है
تو اسی کے تحت یہ بات کر لیں کہ عمران خان کو بھی تھوڑا سا ریلیف دے دیا جائے۔ تو اس پر عرفان صدیقی صاحب بہت ہی زیادہ آگ بگولا ہوئے، آتش بار ہو گئے۔ ان کی طرف سے چند ایک سوالات رکھے گئے، ان سوالات کے اندر ہی ان کا جواب بھی موجود ہے۔ نہ صرف یہ کہ سوالات رکھے گئے بلکہ عرفان صدیقی صاحب خود ہی سوال کرنے والے بھی ہیں، خود ہی جواب دینے والے بھی ہیں، خود ہی فیصلہ صادر کرنے والے بھی ہیں۔ ذرا ملاحظہ کیجیے عرفان صدیقی صاحب نے کیا کہا۔ ہر پاکستانی جانتا ہے کہ عمران خان نے اگر معافی تلافی کا معاملہ کرنے کے لیے اپنے دل و دماغ پر بڑا قفل کھولنا ہے تو اس کی چابی نواز شریف نہیں خود عمران خان کی جیب میں ہے، اور اگر فوج نے خود پر ہونے والے حملوں کو محض ایک سیاسی معاملہ سمجھتے ہوئے کوئی فراخ دلانا فیصلہ کرنا ہے تو اس کی چابی بھی نواز شریف نہیں خاکی وردی والوں کی جیب میں ہے، جن کے سربراہ نے 2 روز قبل ہی کہا کہ کسی گروہ کی مسلح کارروائی ناقابل قبول ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عرفان صدیقی صاحب کس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کو نہیں چھوڑنا۔ عرفان صدیقی صاحب مزید کہتے ہیں، سپریم کورٹ نے بھی اپنے ایک حالیہ فیصلے میں 9 مئی کے واقعات کو متشددانہ کارروائیاں قرار دیا ہے جنہیں اپنے مقاصد کا حصول جائز طریقہ سمجھ لیا گیا۔ دلیل کا ایک اور تازہ ترین جواہر پارہ ملاحظہ فرمائیں۔ چابی برداروں سے نواز شریف کا بات کرنا بنتا ہے، اگر وہ ان سے باقی باتیں طے کر کے آئے ہیں تو یہ بات عمران کی گلو خلاصی والی بھی انہی کا فرض ہے۔ نواز عمران تعلقات کی کہانی میں خان صاحب کی گرم جوشی کا کسے اندازہ نہیں۔ 2013 کے انتخابی مہم میں عمران خان سٹیج سے گر کر زخمی ہوئے تو نواز شریف نے جلسہ عام میں ان کی صحت یابی کی دعا کی، 2 دن کے لیے انتخابی مہم معطل کر دی، ہسپتال میں ان کی عیادت کو گئے۔ وزیر اعظم بنے تو تلخیاں کم کرنے کے لیے بنی گالہ چلے گئے، جواب میں انہیں چور ڈاکو کی گردان اپنے دفتر اور رہائش گاہ پر فدائین کی گالیوں اور الزام و دشنام کے سوا کچھ نہیں ملا۔ نفرتوں کی آگ مسجد نبوی کی مشک بو فضاؤں تک پہنچ گئی۔ اکتوبر 2004 میں میاں محمد شریف کا انتقال ہوا تو آمر وقت پرویز مشرف نے بھی نواز شریف اور شہباز کو فون کر کے تعزیت کی۔ خان صاحب کو توفیق نہ ہوئی۔ نواز کی والدہ اور اہلیہ کے انتقال ہوا تو عمران خان وزیر اعظم تھے، گھر جانا تو دور، فون پر بھی تعزیت نہ کی، ایک رسمی بیان کافی سمجھا۔ آج اگر نواز شریف کے سینے میں فرشتے کا دل بھی ہو تو وہ کیا کرے؟ کیا وہ سینہ سپر ہو کر فوج کے سامنے کھڑا ہو جائے اور 9 مئی کے خون رنگ شام کے دفاع میں تلوار سونت لے؟ یہ عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو اصل مسئلہ کہاں سے ہوا ہے، وہ کیسے عمران خان کو معاف کر سکتے ہیں، کیسے عمران خان کی ریلیف کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ آگے چل کر اصل بات پر آتے ہیں عرفان صدیقی صاحب۔ کیا 9 مئی کوئی روایتی قبائلی جھگڑا تھا؟ کیا یہ گاؤں کی کوئی سوکنانہ لڑائی تھی کہ کوئی بڑا بوڑھا پنچایت لگا کر فتویٰ جاری کر دے؟ ایک بار اس مکروہ سازش پر مٹی ڈال دی گئی تو کل کوئی بھی جتھا، کوئی بھی گروہ، کوئی بھی بے مہار مجمع دفاع وطن کی علامتوں پر چڑھ دوڑے گا اور پھر سیاسی جماعت کی بکل مار کر تسبیح تھامے مٹی ڈالوں کا ورد کرنے لگے گا۔ اگر جنرل اکبر خان سازش سے لے کر جنرل ظہیر الاسلام عباسی سازش تک تمام کرداروں کو اپنے کیے کی سزا ملی تو کیا زمان پارک سازش پر صرف اس لیے مٹی ڈال دی جائے کہ وہ اس کے مرکزی کردار نے وردی نہیں پہن رکھی؟ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آئین و قانون کے تقاضوں کو پس سے پوچھ ڈالتے ہوئے ملزمان کو کڑی سزا سنا کر نمونہ عبرت بنا دیا جائے۔ ہر شہری کے آئینی حقوق ہیں، ان کی پاسداری ہونی چاہیے۔ زیادتی یا ناانصافی کا ہلکا سا شائبہ بھی بے لاگ انصاف کے تاثر کو مجروح کر دیتا ہے۔ بنیادی بحث سے تعلق رکھنے والے اہم ابھی تک سوال جواب طلب ہیں۔ تو سوال کیے ہیں عرفان صدیقی صاحب نے، کیا 9 مئی کی شام GHQ کوئٹہ چھاونی، کور کمانڈر ہاؤس، عسکری پلازا، میاں والی ایئر بیس، قلعہ بالا حصار، پنجاب ریجمنٹ سینٹر مردان، چک درہ چھاونی اور شہداء کی یادگاروں پر حملے سوچی سمجھی منصوبہ بندی سازش نہیں تھی؟ اگر تھی تو دفاعی تنصیبات پر حملوں کا ماسٹر مائنڈ کون تھا، اور کیا اسے محض سیاسی معاملہ قرار دے کر جمہوری رواداری کی کباب پہنا دی جائے؟ ایک طرف عرفان صدیقی صاحب سوال کر رہے ہیں کہ وہ کون تھا جس نے حملہ کیا، ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ عمران خان بھی کہتا ہے کہ ماسٹر مائنڈ کوئی اور تھا، تو پھر اس حوالے سے تو تحقیقات ہو جانی چاہیے۔ لیکن عرفان صدیقی صاحب نے ایک طرف سوال کیا ہے، دوسری طرف جواب بھی دے دیا اور فیصلہ بھی دے دیا ہے کہ ان کو یہ قبا بے گناہی کی قبا نہیں پہنائی جا سکتی۔
अगला सवाल इरफान सिद्दीकी साहब ने किया है, 9 मई से रिश्ता तल्लुक के जुर्म में 4 जनरलों 7 ब्रिगेडियर समेत 18 आला अफसरान को सजा क्या कह रही है? इमरान खान की साजिश पर मिट्टी डालने वाले इन मजलूम अफसरान के हक में आवाज़ क्यों नहीं उठाते? बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया है इरफान सिद्दीकी साहब ने। जिन अफसरों को सज़ा सुनाई गई है, कौन सी सज़ा सुनाई गई है, उनको उनके ओहदों से हटा दिया गया है। तो इरफान सिद्दीकी साहब, आपने जनरल अकबर के हवाले से बात की, दीगर भी आपने बगावतों की बात की, तो क्या उन बगावतों में हिस्सा लेने वाले लोगों को ऐसी ही सज़ा दी गई थी? उनके ओहदे ख़त्म किए गए थे? अगर ये इतनी बड़ी बगावत थी तो कहाँ पे हुए उनकी कोर्ट मार्शल, कहाँ पे उनको दी गई सज़ाएँ, सिवाय इसके कि उनकी नौकरियाँ ख़त्म कर दी गई। बहरहाल ये भी एक बहुत बड़ी सज़ा है, लेकिन जिस तरह से इरफान सिद्दीकी साहब इशारा कर रहे हैं कि बगावत हुई, इशारा नहीं बल्कि सरेआम कह रहे हैं बगावत हुई है, तो बगावत की क्या यही सज़ा होती है? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इरफान सिद्दीकी साहब मजीद फरमाते हैं, क्या 9 मई जैसे साजिशी हमलों से सिर्फ इसलिए सरफ नज़र किया जा सकता है कि ये सब कुछ करने वाली एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है? अगर मामला साजिशी हमलों और हमले का निशाना बनने वालों के दरमियान है तो नवाज शरीफ क्या कर सकता है और उन्हें निशाना क्यों बनाया जा रहा है? एक तरफ वो बात कर रहे हैं क्या सरफ नज़र किया जा सकता है, दूसरी तरफ इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इसी सियासी पार्टी ने ये सारा कुछ किया है। तो इरफान सिद्दीकी साहब, इसका फिर आप खुद ही जवाब दे दें कि ये किसकी तरफ से किया गया। ज़रा आ जाए निगार वज़ीर इत्तलात की तरफ। उन्होंने उन दिनों कहा था कि इन हमलों को हम बड़ी आसानी के साथ रोक सकते थे, लेकिन इसलिए नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? उसका जवाब उनसे पूछें। जब ये आसानी से रोक सकते थे तो फिर क्या इतना नुकसान करवाने के लिए सारा कुछ किया गया था, या वाकई ये कोई साजिश थी? इरफान सिद्दीकी साहब ने आखिरी सवाल किया है कि मियां नवाज शरीफ साहब इस हवाले से क्या करें? मियां नवाज शरीफ साहब इस हवाले से वही कुछ करें जो कुछ अपने मुकदमात के हवाले से कर रहे हैं, जो कुछ पंजाब में हो रहा है, उनके अहकामात पर हो रहा है। मरियम नवाज शरीफ साहबा की तरफ से असातिज़ा के वफद के साथ मुलाकात की गई और उनको यकीन दिलाया गया कि आपके लोगों को, आपके साथियों को रिहा कर दिया जाएगा और आपके मुतालबात भी मान लिए जाएंगे। सारे के सारे असातिज़ा के सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात मान लिए गए और उनके साथियों को उस मुलाकात से पहले ही रिहा कर दिया गया। तो इरफान सिद्दीकी साहब, फिर मियां नवाज शरीफ साहब यही कुछ करें जो कुछ वो अपने लिए कर रहे हैं, वो इमरान खान के लिए कर सकते हैं। सियासत में एक बार फिर मुफाहमत का वो आगाज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे मियां नवाज शरीफ साहब की अपनी सियासत के खात्मे का इम्कान है। तो इससे मियां नवाज शरीफ साहब के इक़्तिदार से दूरी का इम्कान है। मियां नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार से दूर होते हैं तो फिर इरफान सिद्दीकी साहब कैसे वज़ीर बनेंगे, कैसे उनके इख्तियारात आसमान पर पहुंचते हुए नजर आएंगे? तो इरफान सिद्दीकी साहब अपने इक़्तिदार का महल किसी और की मैयत पर तामीर करना चाहते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।